नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी है एंड आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट इन हेमेटोलॉजी, हेमाटो-ऑन्कोलॉजी एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एट कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। द नाइट बिफोर वी रिसीव्ड अ फीमेल पेशेंट एजेड 14 ईयर्स जिसको हमारे पास रेफर किया गया था फॉर नॉन रिजॉल्विंग अनीमिया एंड देयर वाज एलएफटी एंड केएफटी डीअरेंजमेंट जिसकी वजह से हमारे पास वर्कअप के लिए भेजी गई थी। थोड़ा सा बच्ची की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा। एक हफ्ता पहले बच्ची अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक लोकल फंक्शन में गई थी और वहां से वापस आने के बाद शी डेवलप्ड nausea vomiting which was followed by very high grade fever and she had frequent bouts of diarrhea the next day। ये सब चीजें देखते हुए उसको पास ही में एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया एंड वहां पे उसको सपोर्टिव केयर दी गई विद फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटीबायोटिक्स। एंड जब रूटीन इन्वेस्टिगेशन वहां देखी गई तो देखा कि शी वाज वेरी एनीमिक, हीमोग्लोबिन अराउंड 6 के आसपास था, बट दैट टाइम हमारे एलएफटी केएफटीज वर नॉर्मल। There was just dyselectrolytemia which would have been secondary to diarrhea. Then over the course of next 4 days she was given supportive care and she was given PRBC transfusion। तो by the end of the 4th day जब उसकी सारी रूटीन इन्वेस्टिगेशन रिपीट करी तो उन्होंने देखा कि अनीमिया तो रिजॉल्व हुआ नहीं था। इन स्पाइट ऑफ गिविंग 4 यूनिट्स ऑफ पीआरबीसी उसका हीमोग्लोबिन जो था वो हार्डली 6 से 7 आया था, लेकिन नाउ एलएफटी और केएफटी भी डीरेंज होने लगे थे। तो इस चीज को देखते हुए उन्होंने हायर सेंटर के लिए उसको रेफर कर दिया। नाउ व्हेन वी रिसीव्ड द पेशेंट इन द इमरजेंसी एंड वी रिपीटेड ऑल द इन्वेस्टिगेशंस अगेन, वी सॉ दैट देयर वाज सिग्निफिकेंट अनीमिया, लेकिन उसके साथ साथ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, एलडीएच ये सब भी बढ़े हुए थे एंड कून्स टेस्ट वाज नेगेटिव। तो हमें लगा कि प्रॉब्ली शी इज हैविंग नॉन इम्यून मीडिएटेड हेमोलिसिस और साथ में हीमोग्लोबिन तो कम था, देयर वाज ल्यूकोपीनिया बट द प्लेटलेट काउंट्स वर नॉर्मल। लेकिन जब फिजिकली पेशेंट को इंस्पेक्ट किया गया तो शी वाज हैविंग पेटिकल हेमरेजेस, एकाइमोटिक पैचेस ओवर द डिपेंडेंट पार्ट्स और उसके अलावा शी वाज आल्सो हैविंग वेट पर्परा ओवर लिप्स एंड टंग। Now, if any patient has petechial hemorrhages, ecchymotic patches और खास तौर से वेट पर्परा, then it is more indicative of platelet type bleed। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए या क्रॉस चेक करने के लिए we thought of examining her smear। So the next I will be discussing her smear। रूटीन माइक्रोस्कोपी या पेरिफेरल स्मीयर माइक्रोस्कोपी को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले क्योंकि ज्यादातर लोग पैथोलॉजिस्ट नहीं है, ये चीज समझना जरूरी है कि अंडर द माइक्रोस्कोप एक नॉर्मल स्लाइड दिखती कैसी। ये एक पेरिफेरल स्मीयर है और इसमें ये जो पिंक कलर के सेल्स हैं ये आरबीसीज हैं, जो ये पर्पल कलर के डॉट्स आपको दिख रहे होंगे ये प्लेटलेट्स हैं। यूजुअली किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति की जो कि एनीमिक नहीं है उसके आरबीसी काउंट अराउंड 4 मिलियन टू 5.5 मिलियन होते हैं और प्लेटलेट काउंट जो होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होती है। तो आई होप आप सब अप्रिशिएट कर सकते हैं कि ये नॉर्मल कैसा दिख रहा है। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट वाला जो स्मीयर था उसके जस्ट एक कंपैरिजन में अब हम आपको एक ऐसा स्मीयर दिखाना चाहते हैं एक ऐसे पेशेंट का जिसकी प्लेटलेट काउंट्स जो है वो कम है। तो ये आप देख सकते हैं आरबीसीज हैं, ये डब्ल्यूबीसी हैं और ये पर्पल डॉट्स जो हैं अब थोड़े से कम है। ये आप देख सकते हैं पर्पल डॉट्स जो हैं अभी भी कम है। ये देखिए पर्पल डॉट ये रहा। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे प्रीवियस स्लाइड का और इस स्लाइड का तो आप देख सकते हैं कि इस पेशेंट को वैसे भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है एंड ऑन स्मीयर भी इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने कंफर्म किया है। अब हम बात करेंगे अपनी पेशेंट की स्मीयर की जिसकी काउंट जो है 3.36 लाख है। और ये तीसरी स्लाइड जो है ये हमारे पेशेंट की स्लाइड है जिसकी मशीन काउंट जो है प्लेटलेट की 3.36 लाख आ रही है। अब आप पूरी स्लाइड में देख सकते हैं कि सिर्फ फ्रैगमेंटेड या टूटे हुए आरबीसीज पड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पर्पल डॉट नहीं है। अगर हम थोड़ी सी फील्ड और भी चेंज करें इसकी तो आप कहीं भी प्लेटलेट अप्रिशिएट नहीं कर सकते, सिर्फ टूटे टूटे छोटे फ्रैगमेंटेड आरबीसीज पड़े। और तब भी जब हमने सीबीसी रन किया यहाँ पे हमारा जो मशीन काउंट था वो 3.36 लाख आ रहा था और इसीलिए जो पुरानी इनकी आउटसाइड रिपोर्ट्स हैं, पुरानी रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें भी प्लेटलेट काउंट नॉर्मली आ रहा था। तो ऐसा क्यों हुआ? अब थोड़ा सा इस विषय में मैं और अखिल सर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर देखा जाए तो लैब्स में चाहे वो इंडिविजुअल लैब्स हो या हॉस्पिटल लैब्स हो, ज्यादातर एक अनकहा प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि अगर कोई फ्लैगिंग आती है कि प्लेटलेट्स कम है या कोई भी सेल का पैरामीटर कम है तभी उसकी स्लाइड्स बनवाई जाती हैं। अगर कोई भी नॉर्मल पैरामीटर आता है तो उसकी स्लाइड्स बनवाई नहीं जाती।
तो इसीलिए क्योंकि हमारा जो पेशेंट है इसकी जो स्मीयर थे उसमें प्लेटलेट रिगार्डिंग कोई फ्लैगिंग नहीं थी, सिर्फ यही था कि भाई एनीमिया है, इसलिए इसकी स्लाइड नहीं बन पा रही थी। और अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें जिसपे हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर काम करता है, तो ऑटोमेटेड सेल काउंटर जो होता है, जो जिस प्रिंसिपल पे वो प्लेटलेट को काउंट करता है उसको इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस कहते हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जो है वो, अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाऊं, तो हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर क्या करता है कि जितने WBCs होते हैं उनको WBC फ्लूइड से लाइज कर देता है, नष्ट कर देता है, और उसके बाद बाकी जितने सेल बनते हैं RBC और प्लेटलेट्स, उनको दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक सिंगल फाइल में रन करता है। इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो है करंट दौड़ रहा होता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस जो मेथड होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है कि जब भी कोई सेल लीनियरली इस करंट को तोड़ते हुए निकलेगा, तो जितना बड़ा करंट का ब्रेकेज होगा उसी हिसाब से एक बेल कर्व बनता है। अगर वो बेल कर्व जो है एक साइज से ज्यादा बनता है तो हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर उसको RBC में गिन लेता है, और अगर वही कर्व जो है वो RBC के कर्व से छोटा बनता है तो उसको प्लेटलेट में गिन लेता है। सेल साइज के ऊपर बेसिकली राइटली सर, ये सेल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बच्ची को हेमोलिसिस इतनी ज्यादा हो रही थी कि फ्रैगमेंटेशन हो रखा था सारे रेड सेल्स का, और वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स या शिस्टोसाइट्स जो कि टूटे हुए सेल्स होते हैं, वो जब लीनियरली उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच से निकल रहे थे, तो वो क्या रहा था हमारे पेशेंट के ये जितने फ्रैगमेंटेड सेल्स हैं, जब ये उन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में से रन कर रहे थे, तो जो एक टूटे हुए सेल्स थे, मशीन उनको फॉल्सली प्लेटलेट काउंट कर रही थी। और ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, ये वहां पे भी हो रहा हो। तो वहां पे जो अटेंडिंग डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, वो इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि हम अनीमिया करेक्ट करें। लेकिन होता क्या है कि जब कोई पेशेंट सीवियरली थ्रोम्बोसाइटोपेनिक होता है और उसमें अगर हम प्लेटलेट्स ना दें और सिर्फ PRBC दें या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दें, तो एक पॉइंट के बाद डाइल्यूशनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी हो जाता है। इसीलिए चौथे दिन जो है, क्योंकि अनीमिया करेक्ट किया जा रहा था और जो हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर है वो प्लेटलेट्स जो है नॉर्मल दिखा रहा था, और जिसकी वजह से एकाइमोटिक पैचेस और पेटिकल हेमरेजेस और वेट पर्परा जो थे पेशेंट ने डेवलप कर लिया। ये स्मीयर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी कुछ स्मीयर जो होते हैं वो डायग्नोस्टिक होते हैं। अब अगर हम इस पेशेंट की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको इसकी हिस्ट्री में बताया कि इसको एक हफ्ते पहले इसको डायरिया हुआ, फीवर हुआ, उसके बाद इसको PRBC दिए गए, और फिर धीरे धीरे सीरम क्रिएट बढ़ने लग गया, लेकिन अनीमिया करेक्ट नहीं हुआ। तो पेशेंट was most probably having thrombotic microangiopathy. Thrombotic microangiopathy एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नॉन इम्यून मीडिएटेड हेमोलिसिस होती है, और ये हेमोलिसिस जो है हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में सबसे अच्छा अप्रिशिएट करते हैं। तो बेसिकली जो प्लेटलेट्स में गिने जा रहे थे वो फ्रैगमेंटेड। अब आप देख सकते हैं हमारे पेशेंट की स्लाइड्स हैं, यहाँ पे बस पूरी फील्ड में सिर्फ एक प्लेटलेट पड़ी हुई है, और आप देख सकते हैं ये एक नॉर्मल प्लेटलेट है, और इससे छोटे साइज के फ्रैगमेंटेड RBCs पड़े। ये जितने टूटे हुए सेल्स हैं इनको भी जो है हमारा ऑटोमेटेड सेल काउंटर एज प्लेटलेट्स ही गिन रहा था। और ये स्मीयर इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी को अगर हमें डायग्नोस करना है तो उसका एक बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही कारगर तरीका जो है वो पेरिफेरल माइक्रोस्कोपी होती है। 5 पार्ट है, उसमें आप प्लेटलेट देख सकते हैं, इसकी 3.35 आ रही है, और जबकि स्लाइड से आपको हमने दिखाया था कि उसमें प्लेटलेट है ही नहीं, लगभग ना के बराबर, अराउंड 20,000 के अराउंड होंगी उसमें। और उसी को जब हमने उसी सैंपल को जब दूसरी मशीन पर रन किया तो आप देख सकते हैं कि उसकी प्लेटलेट इस मशीन पे 23,000 आ रही है, जो कि ऑप्टिकल रीडिंग है मशीन से। तो कितनी इंपॉर्टेंस हो गई इसमें स्लाइड से। अगर हम केवल एक ही मशीन की रीडिंग कंसिडर करते तो प्लेटलेट नॉर्मल है, और उसी वजह से जहाँ दूसरी जगह इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी प्लेटलेट नॉर्मल कंसिडर करते हुए केवल एनीमिया, जबकि उसका हीमोग्लोबिन पेशेंट का 7.0 था। बेसिकली किसी भी क्रिटिकल पेशेंट की स्लाइड हम रिव्यू करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में एक्स्ट्रा केयर रखनी जरूरी है ताकि इस तरह के मरीज को हम आइडेंटिफाई कर सकें और उसका प्रॉपर हम मेडिकेशन या इलाज कर सकें। और अगर कहीं रेफर भी करना है तो टाइमली उसको रेफर करें ताकि उसको सही इलाज मिल सके। इस पार्ट में फ्रेगमेंटेशन का पता नहीं चल पाया, लेकिन आप देखिए जो 6 पार्ट था हमारा उसमें ये फ्लैगिंग दे रहा है
फ्रेगमेंटेड सेल्स की, जो कि सिस्टोसाइट्स हैं। तो हमको मशीन का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास कौन सी मशीन है और उसकी क्या लिमिटेशन है, और उसी हिसाब से हमको स्लाइड्स का रिव्यू करना चाहिए। So, like we saw in the slides, that possibly we were dealing with thrombotic microangiopathy. Thrombotic microangiopathy can very well be picked up on peripheral smear. We come across fragmented cells, schistocytes, thrombocytopenia. इसके यही दो component होते हैं. Thrombotic microangiopathy जो होता है, it can be of various types, like thrombotic thrombocytopenic purpura. It could be acquired, congenital. Congenital तब होता है when there is an absence of ADAMTS13, which is a metalloproteinases. और acquired तब होता है when there are inhibitors or antibodies against ADAMTS13. Then there is hemolytic uremic syndrome, which is quite similar to TTP. Then there is drug-induced thrombotic microangiopathy. It can be complement-mediated thrombotic microangiopathy. And a lot of times, thrombotic microangiopathies are also related to autoimmune disorders. So apart from the peripheral smear, if we are suspecting somebody of a TMA clinically, then there are 5 things we need to look for. That is anemia, thrombocytopenia, fever, renal dysfunction, and there is a neurological component to it as well. This is known as the PENTAR. And if we are suspecting TTP, then there is a plasmic scoring that we can do. And usually, if we are suspecting HUS, there is a more renal component to it as compared to TTP. And usually, HUS is preceded by diarrhea, hematuria. Some of the components were there in our patient. And when we come to the treatment of TMS, there is a various layered treatment protocol that we need to follow. We can start with doing plasma exchange. We can start with high-dose glucocorticoids, steroid therapy. Then there is rituximab. There is caplacizumab. These are the various drugs that are available currently for the treatment of thrombotic microangiopathy. So I wanted to share this case with all of you because here in such a scenario the clinical or the clinico-pathological correlation becomes very necessary to reach a conclusive diagnosis.